राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। अच्छे अच्छे टूट गए, शिवसेना 2 बार टूट गई, 1 बार विधायक टूटे, 40 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे अलग हो गए, 15 विधायक बचे उद्धव के पास, और इस बार सारे सांसद चले गए, 2-3 ही बचे। बताइए, ये जून का महीना हमेशा उद्धव ठाकरे पर भारी रहा है, जबकि इसी जून के महीने में ही 19 जून को ही बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना की थी। लेकिन उद्धव के लिए जून का महीना हमेशा दुखदाई रहा है। मेहमानों से परिचय करा दें, संजय सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संजय जी का स्वागत है। डॉक्टर एस के दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं एसबी के, दयाराम भार्गव जी का बहुत स्वागत है। और थोड़ी सी देर में हमारे साथ नावेद शिकोह जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आज का दिन तो या तो उद्धव ठाकरे का है या समाजवादी पार्टी का है, बाकी किसी का नहीं। एक पर चोट हो गई, दूसरे पर चोट का वो लग रहा है कि अब हुई कि तब हुई। दुबे जी, अच्छा ये तो आप मानोगे, कहो चाहे कुछ, लेकिन अंदर से ये तो मानोगे कि जिन जिन ने कहा कि औकात है तो हमारी पार्टी तोड़ के दिखाओ, उनकी जरूर टूटी। इससे इतना तो मानोगे? अब बताओ, जो ये बात आज फैल रही है सियासत में कि चिट्ठी दे दी अमित शाह को, सूची दे दी और सेटिंग हो गई और गेटिंग हो गई और बात हो गई, सांसदों के नाम तैरने लगे, क्या मसला है? अब बिल्कुल तो नकार नहीं सकते, क्योंकि जिन जिन ने नकारा मुंह से ऐंठ के, उनकी पार्टी हमने टूटते देखी। परसों तो उद्धव ठाकरे भी खड़े थे, कौन माइका लाल हमको तोड़ लेगा, हम टाइगर हैं क्या? ममता जी भी कह रही थी कि हम सरकार से गए हैं लेकिन पार्टी एकजुट है। पार्टी चिंदी चिंदी हो गई, सड़े अंडे मार रहे एक दूसरे पे। मतलब अंडे भी ऐसे नहीं फेंक रहे जिससे आमलेट बन जाए, सड़े वाले। केजरीवाल जी आप जानते ही हो, वो कट्टर थे, उनकी पार्टी भी। क्या सच में ऐसा कहीं कोई खतरा आपको दिख रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, दुबे जी? देखिए अग्निहोत्री साहब जी, बात आपने टूट की है, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि किसने की है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। गांव में अगर 4-5 लोग हुआ करते थे, प्रतिष्ठित लोग, तो उनका एक वजूद होता था कि वे जो बोलते थे उनका वजन पड़ता था, बात का वजन पड़ता था। आज राजनीति में जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने, जिस मंत्री ने ये बात बोला, उनकी हैसियत क्या है आप बताइए? उनकी बात को कितने लोग गंभीरता से लेते हैं? कभी वे इधर, कभी वे उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी ये बोला, कभी वो बोला। इनकी स्थिति ठीक वैसी है जैसी राष्ट्रपति ट्रंप की है इस युद्ध के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप कम से कम 50 बार बोल चुके हैं, समझौता हो गया है, बस फाइनल, आज फाइनल, कल फाइनल, और आज तक समझौता नहीं हो पाया। और आज का करंट स्टेटमेंट अभी आप देख रहे होंगे, जिसमें ये आ गया है कि अब हम फिर ईरान पे बम बरसाएंगे अगर हमारे अनुसार नहीं चले। तो ठीक वही स्थिति इनकी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो राजभर सो ट्रंप और जो ट्रंप सो राजभर, ये कह रहे हो? नहीं, इस मामले में दोनों सरखे हैं, इस मामले में दोनों। तो आपने राजभर जी का प्रमोशन कर दिया, बताओ, उनको ट्रंप के साथ ले खड़ा कर दिया, बताइए। दयाराम भार्गव लड्डू बांटो। नहीं, किसी के मान सम्मान में कमी नहीं करना चाहिए ना, मैं इस बात को मानता हूं। मान सम्मान भरपूर दो, लेकिन वजूद क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। आज अगर कोई दूसरे व्यक्ति बोले तो समझते हैं कि ठीक है भाई, ये हो सकता है। दुबे जी एक बार एक फिर दोबारा में एक सप्लीमेंट्री ले ले छोटा सा, फिर मैं दयाराम भार्गव के पास जाऊंगा। हम कह रहे छोड़ो राजभर क्या बोले नहीं बोले हटाओ,
लेकिन जब हम देख रहे हैं एक मोहल्ले में 5 घर हैं, 3 गिर पड़े, तो जो 2 बचे वो तो वैसे ही गिर पड़ेंगे मारे खौफ के। आल्हा में क्या लिखा? एक को मारो, 2 को मारो, बाकी सनाका खा के मर जाएं। ये तो आल्हा है। तो जब आप देख रहे हो कि भाई गुड्डू भी ध्वस्त हो गए, पप्पू भी ध्वस्त हो गए हैं, नफीस भी ध्वस्त हो गए, तो खुद डर लगता है कि नहीं लगता है? वो मैं समझना चाह रहा। छोड़ो राजभर क्या करे। क्या आपको लग रहा है ऐसे पार्टी कि हमारी पार्टी भी हिचकोले खा रही है? ऐसा कुछ लग रहा है? मैं चैलेंज देता हूं, तोड़ के दिखा दूं। ऐसा ना करो, आपको हमारी कसम, हम आपके मित्र हैं इसलिए ऐसा ना करो। जिन जिन ने चैलेंज दिया, कसम भगवान की, हाँ वो, अरे हिंदू भैया, वो 15 दिन नहीं देखे, पखवाड़ा नहीं देखे। मैं अपने मित्रों को व्हाट्सएप पर कहता हूं चैलेंज ना दो। और सुन लो, एक मिनट, और एक तो पार्टी नहीं टूटेगी ये चैलेंज ना दो। और मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, ये योगी और मोदी को कभी चैलेंज ना दो, ना विधानसभा के अंदर ना बाहर। 2 चीजें नहीं मान सकते हमारी। आपका नुकसान बचे, ये मैं चाहता हूं। जिन जिन ने ये कहा कि योगी हमारा क्या कर लेंगे, मोदी हमारा, उनका जो कुछ होना था वो हो गया। और जिन्होंने कहा कि मेरी पार्टी तोड़ के दिखाओ, उनकी पार्टी टूटी, और ऐसी टूटी कि आदमी 2-3 रुपया का वो मतलब ठीक अंडा भी नहीं मार रहा। 15 दिन पुराना अंडा मार रहा है, जिसकी बदबू 10 दिन तक नहीं जा रही कपड़ा धुलने के बाद भी बंगाल में। दुबे जी देखिए इस मामले में तो मैं कह सकता हूं, देखिए जो मेरे साथ इन्होंने तोड़े वो मामला अलग था। वहां थोड़ा अच्छा 7 टूट सकते हैं तो 26 क्यों नहीं टूट सकते? विधानसभा चुनाव नहीं है, 7 टूट सकते हैं तो 27 क्यों नहीं टूट सकते? सवाल ये है। नहीं, उसका रीजन है कि अब चुनाव आने वाले हैं विधानसभा में, तो विधानसभा से कोई असर पड़ने वाले नहीं, और लोकसभा में ये तोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहता हूं, और मैंने कई बार कई चैनल पे भी बोला कि 2027 के लास्ट तक इनकी संख्या 272 आपको देखने को मिलेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में इनका वो नहीं चलेगा, इसलिए ये बाहर भागेंगे। और जैसा देख रहे हैं बंगाल में दौड़े, इधर दौड़ गए, अभी आंध्र प्रदेश में दौड़ जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा डेंगू न से चिकुनगुनिया हो जाएगा। इम्यूनिटी तो कमजोर हो ही गई। भाई पहले गुसलखाने से सेंधमारी हुई, अब की रसोई में सेंधमारी हो जाएगी। ईंटें कमजोर है ये तो पता लग गया ना। अखिलेश जी खुद ही कह रहे थे कि हमारे यहां से एमएलए टूटे, एमएलसी टूटे, राज्यसभा टूटे ना। वो कम समाजवादी थे। पहले तो वो भी लाल टोपी लगाते थे, सब कहते थे हमसे बड़ा समाजवादी नहीं। जनेश्वर मिश्रा से भी बड़े समाजवादी थे वो सब। झप से कूद गए। आप तो बाद में जान पाए, आगे जब बाजार में पहुंचे बोले साइकिल पर पीछे, तब कहां गया? बोले वो तो उतर गया गांव में। इसलिए मैंने कहा दयाराम भार्गव, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई और कोई कहता तो हम लोग थोड़ा विचार भी करते। अब ओम प्रकाश राजभर के कहे पर क्या विचार करें? उनकी बात का क्या भरोसा, जैसे ट्रंप तैसे राजभर। और अखिलेश यादव कह रहे हैं, अभी मैं उनका एक लेटेस्ट वो देख रहा था एक्स पर पोस्ट, उन्होंने कहा कि बीजेपी 30 सीटें देगी, ऐसा प्रचार करके ओम प्रकाश राजभर पैसा उघा रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं टिकटार्थियों से। कह रहा 30 सीटें रहेंगी हमारे पास, आ जाओ रेट लगाओ। दयाराम भार्गव भैया अनम्यूट करो। हेलो, आवाज जा रही है? आ रहे जी, देखिए समाजवादी के प्रवक्ता ने जो कहा ये हंसने के विषय नहीं। मैं इस बात का हंसा कि मेरे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को विदेश का कोई राष्ट्रपति उसके सम्मुख खड़ा किया, इसके लिए इनको साधुवाद, धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे नेता को कहते रहे, हम आपको धन्यवाद देते रहेंगे। दूसरी बात, वो विश्व का एक ऐसा देश है जो सभी देशों को चलाता है। वो कुछ भी बोले लेकिन पूरा देश उसके नीचे रहता है। ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के नीचे ही रहेगी। अब सुनिए, 2027 में 2.5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगा। नीचे क्यों रहेगी ओम प्रकाश राजभर की समाजवादी पार्टी? क्यों रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर, बिल्कुल रहेगी।
जी यही है नरेश यादव जी, इन्होंने कहा राजभर की स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी को जब चाहो 2 मिनट में तोड़ के दिखा दूं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा मैं 24 घंटे का समय देता हूं, अगर अखिल बाप के बेटे हो तोड़ के दिखाओ। तो यहाँ तो यही प्रूफ हो गया कि आप जो कहते हो कुछ करते नहीं हो। दूसरी बात, कथनी की बात आती है। शिवपाल यादव ने क्या कहा था अपने भतीजे को, आप परिपक्व नेता, इनसे पार्टी नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी में भू माफिया आ गए, शराब माफिया आ गए हैं, जमीनों पे कब्जा करने वाले आ गए हैं, उनकी मकसद क्या कहेंगे? वो क्या है आपके दल में आपके साथ अपनी पार्टी का धीरे कर नेता काम किया, कैसी बात करते हैं? ओम प्रकाश राजभर धरती के नेता, जो खुद स्वयं को गरीबी से उठ करके सब्जी उगा करके टेम्पू चला करके, आपके नेता ने कहा एक मिनट टेम्पू दयाराम हम लोगों ने भार्गव, कहा- एक मिनट भार्गव जी, एक मिनट। आपके नेता को ये किसने बताया कि रामगोपाल यादव ने जो पुर्जा दिया है अमित शाह को, उसमें यही लिखा है नाम सबके? ये किसने बताया? यादव के विशेष सलाहकार कोई है, जिस सूत्रों के द्वारा यह खबर है, अमृता भाई से नोट कर लो। हमारा नेता झूठ नहीं बोलता, हमारे नेता अगर कह रहा है उसमें 100% सच्चाई है, और ये अपने आप को संभाले, 2027 से पहले संभाले, समाजवादी पार्टी को टूट से बचाइए। क्योंकि मैं बताता हूँ मनोज पांडे जी ने क्या थे, क्यों छोड़ा पार्टी, अभय सिंह ने क्यों छोड़ा पार्टी, राकेश सिंह ने क्यों छोड़ा पार्टी, पूजा पाल ने क्यों छोड़ा, विजय यादव जो इनकी महिला विधायक है, उसको सुरक्षा देने का काम योगी जी ने किया, वो भी छोड़ने जा रही है। आप किसकी बात, पल्लवी पटेल कहाँ है? किस विचारधारा में पल्लवी पटेल जुड़ी थी? जो आपके साथ आया वो आपसे क्यों आ गया? पीडीए के नारा देते हैं, अमिताभ भाई पीडीए के नारा देते हैं, क्या है पीड़ देगा आखिर? अब नया सुन लीजिए कि केडीए आ गया, कैसे कार्ड देगा आखिर? अभी प्रयागराज में देखिए किस तरह 3 बुजुर्गों को जो है हिमांशु यादव ने मारने और काटने का काम किया। कैसी प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, इनके समर्थकों की, इनकी सोच की? ये लोग हमेशा दंगा फसाद की बात करते हैं, ये लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं। नफरत की वजह से आज समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक नेता कार्यकर्ता आज भी दंगा फसाद में लिप्त है। मैं बार बार कहता, हमारे नेता बार बार कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो भी क्राइम अमिताभ भाई हो रहा है उसमें 95% जो समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो बचा खुचा है, जो एमवाई के फैक्टर था, वो लोग दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को कि अपने पार्टी के नेताओं को मुखर होकर क्यों नहीं कहते कि आपके जात के लोग जो हमारे पिछड़े समाज को मारने के, काटने का, जमीन उन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं, उनको कब रोकने का काम करेंगे, कब उनको सद्बुद्धि देने का काम करेंगे? आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर प्रकाश करते करते दहाई का आंकड़ा 27 में पार नहीं कर पाएंगे, ये श्योरली बात है। मैं बार बार कह रहा हूं, समाजवादी जी अभी रोकना होगा। नावेद शिको हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक लखनऊ से। नावेद शिको, ये पार्टियां टूटने का मौसम चल रहा है और मौसम विभाग की ही भविष्यवाणी है कि ऐसी टूटन और भी होती रहेगी, जारी रहेगी, और अब चर्चा समाजवादी पार्टी की भी हो रही है। नावेद शिको जी बिल्कुल, आपको याद होगा आपने जिस दिन पश्चिम बंगाल का नतीजा आया था और ये तय हो गया था कि तृणमूल हार गई पूरी तरह से, उस वक्त हमने आपने ये चर्चा जरूर की थी, आपको शायद याद होगा कि अब पार्टियां टूटने का मौसम आ गया, तृणमूल टूटेगी और उसके बाद तमाम पार्टियां टूटेगी। तो ये संकेत उस समय ही मिल रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में होती है, बड़ी ताकत में होती है, या कोई भी सरकार जब बहुत ज्यादा ताकत में होती है। ये तो हम इतिहास में जाएंगे तो कांग्रेस से टूट के ममता ने भी कांग्रेस से टूटी थी और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गई थी। ये तो भारतीय राजनीति का इतिहास है कि जब भी कोई ताकत बड़ी होती है तो वो तोड़फोड़ शुरू कर देती है, और भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ गया पश्चिम बंगाल के बाद और भी ज्यादा, बिहार के बाद और भी ज्यादा, तो वो तोड़फोड़ होगी। और खतरा अब यूपी का है, नंबर अब यूपी का है, सांसद सबसे ज्यादा विपक्ष के पास यूपी में है, तो जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है। ये मैं फिर यही कह रहा हूँ कि इसी चैनल पे आपके साथ ये कहा गया था कि अब यूपी का नंबर आ सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयान को आधार नहीं बनाया जा सकता है। उनका कोई भी बयान विश्वसनीय नहीं है, उनके पास कोई फैक्ट नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी कोई भी बात आज तक सही नहीं हुई। और जो रामगोपाल की पर्ची की बात दिखा रहे हैं वो फुटेज बहुत पुराना हो चुका है। हाँ ये जरूर है कि यूपी में समाजवादी पार्टी टूट सकती है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि टूटेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को एक उम्मीद है कि जो भाजपा का धुल चल रहा है
वो सिर्फ समाजवादी पार्टी तोड़ सकती है, क्योंकि लोकसभा में एक बार तोड़ चुकी है। इसलिए इस उम्मीद से बैठे हुए हैं, इस उम्मीद से बैठे हैं समाजवादी, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कि हो सकता है कि हम जीत जाए और उत्तर प्रदेश में हमारी सत्ता हो जाए और हमारे दिन फिर से पहुंच जाए। तो ऐसे में मुझे ऐसा हो भी सकता है कि भाजपा जो चाहती है कर देती है। भाजपा के पास अब इतनी ताकत है और खासतौर से पार्टियों को तोड़ने की तो महारत ही हो गई है कि मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में अगर अमित शाह घूमे और कोई भी किसी भी राष्ट्र को, किसी पार्टी को, किसी को अपनी प्रेसिडेंसी को पार्टी क्यों तोड़वाना है, तो वो शायद अमित शाह जी को संपर्क करेगा कि भाई हमारा ये अपोजिशन है कि पार्टी तोड़वा दो। तो ये फार्मूला, ये सत्ता, ये ताकत, ये एजेंसियां, ये सारी चीजों का और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ये सारी पार्टियों ने कहा भारत के इतिहास को, ये कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है और हर जमाने में ऐसा होता रहा है और ये दौर भाजपा का चल रहा है। लेकिन यूपी में हम मुझे लग रहा है कि अभी 4-5 महीने इंतजार करेंगे विपक्षी दल के सांसद, विधायक और तमाम लोग कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर भी जाती है तो इस बात को कहने में कोई भी संकोच नहीं होगा कि समाज जैसे बसपा खत्म हो गई वैसे समाजवादी की खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल दम लगाए हुए। ठीक बात नाविद भाई। नाविद जी ने कहा कि लॉजिक ये बता रहा है कि अभी नहीं टूटनी चाहिए उत्तर प्रदेश में सपा, उनके कहने का मूल मंतव्य ये था। नाविद बाबू, लॉजिक तो आजकल कोई चल ही नहीं रहा बाजार में, क्या लॉजिक कोई नहीं चल रहा। आम आदमी पार्टी के जो 7 लोग गए राज्यसभा के, वो ये मान के थोड़ी नहीं गए कि पंजाब में भाजपा आ जाएगी, नहीं ना, गए ना। ये चला चली की बेला है, कब किसको मोक्ष प्राप्त हो जाए कौन जाने। और ऐसा टोटका है, जिन जिन ने कहा कि हमारे यहां नहीं हो सकता उनके यहां जरूर हुआ। ये ऐसा काला जादू। इसलिए भैया हम सबसे कहते ऐसे बड़े बोल ना बोलो कि नहीं हमारे यहां तो नहीं हो सकता, तो मान लो फिर आपके यहां सबसे पहले होगा। वो पहले तंत्र मंत्र में होता था ना, वो एक मिट्टी की मटकी में एक दीपक रख के उड़ाते थे उसको तांत्रिक लोग। वो जिसके घर के छत पर बैठ जाए समझ लो वहां हो गया कांड, ऐसा कहते थे बड़े बूढ़े। राज शर्मा जी को भी नहीं सुना होगा, दुबे जी ने सुना होगा। राज शर्मा जी, अच्छा एक बात बताओ, अभी तो मान लो ये छेत्री वाला एपिसोड चल रहा है, ये एपिसोड खत्म होगा, कहाँ तक चलेगी स्टोरी? जब सब टूट जाएंगे तो फिर खाली हो जाए, फिर तो तब फिर आपकी तरफ देखेंगे नहीं, आप आम आदमी पार्टी नहीं, मतलब आप कांग्रेस की तरफ। भाई जब सबकी कुर्बानी हो जाएगी तो ईदगाह में जो अकेला बकरा बचा है वो ही जाएगा क्या? एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो बकरीद आएगी। राज शर्मा साहब, आपको ऐसा लगता है कि बकरीद आ सकती है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मगर मुझे एक चीज की बड़ी शर्म आती है, बहुत लज्जा फील करता हूं कि ये सांसद और विधायकों की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई। L5, L6, L2 इतनी कमजोर हो गई है, ये सुनने को मिलेगा। इससे अच्छा तो ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। किस बात के लिए जा रहे हो आप? किस बात के लिए जा रहे हो भाई? अरे किस मुंह से राज शर्मा के घर में टिकट वोट मांगने आओगे? अच्छा नहीं लगता, कुछ मर्यादाएं हैं। इतने शब्द बोल जाता, कुछ MP MLA आत्महत्या कर लेते। ये आपके हिस्से के शब्द नोटी बॉय ने बोल दिए, वो मां कर दिए हैं माइक पर, कोई दिक्कत नहीं। गलत बात है, ये गलत बात है जी। अभी एक बात होनी चाहिए। देखिए, आप जाइए, कहीं भी जा सकते हैं, और टूटे हैं, पहले भी टूटे हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई नई बात टूट रही है, सबने तोड़ी, हमें भी तोड़ा लोगों ने। लेकिन अब समझ जाएं सब, छतरी के नीचे रहना है अगर अपने अस्तित्व को बचाना है। मैं तो ओपन कह रहा हूं बात को। और अब आ जाऊं दूसरी बात पे। अभी दयाराम भाई ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात कही। हालांकि मैं इस लायक नहीं कि मैं राजभर साहब के लिए उनकी कोई कुछ बात कहूं, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं विनम्र तरीके से। क्या भूल गए? अमोसी दिल्ली, दिल्ली अमोसी, अमोसी दिल्ली, दिल्ली अमोसी। अगर वो टूट सकते हैं तो आप कैसे कह सकते हो आप नहीं टूट सकते? अब मैंने एक मान लिया, एक टोटका चल पड़ा आपकी बात का। ये तो कभी नहीं कहना कोई हमें तोड़ के बताए, ये आपका टोटका चल गया,
कभी कभी चल जाता है, कभी कभी चलता ही टोटका। तो क्या बात है, अगर ये नहीं छोड़ सकते क्या? अच्छा बताओ, राजभर सिंह की पार्टी नहीं तोड़ सकती? ये 5-6-7 विधायकी तो हो आप लोग, कितने हो बताओ? एमपी कौन है तुम्हारे? क्या कर रहे हो यार, यहाँ मजाक उड़ा रहे हो। एक और बात याद रखना दयाराम भाई, आज आप राज शर्मा की, आज आपकी दुबे जी की मजाक उड़ा लेना, लेकिन याद रखना इतिहास गवाह है, जिसने जिसकी मजाक उड़ाई एक दिन भगवान ने उसकी मजाक उड़ाई। आप इसे हंसीडी ठिठोली ले रहे हो। आप एक साधारण इंसान को महादेव बताना चाहते हो कि वो तोड़ देगा पार्टी तोड़ रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो। और याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो देश को बदनाम कर रहे हो ना कि भ्रष्टाचार ज्यादा है, इनडायरेक्टली यही तो हुआ। मान लो मैं एमपी हूं, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, मुझे ईडी से क्या लेना देना है? और इसका कारण बता दूं, आज मैं दिल की बात कह रहा हूं, मैं दिल की बात, मैं किसी से नहीं डरता। आज के एमपी एमएलए अपने आप को एमपी एमएलए नहीं बना पाए, सिर्फ लाइजनर बन गए, लाइजनर बन गए। अभी नाम ले दूंगा ना, नाम ले दूंगा, वो बेचारे स्वर्गीय हो गए दयाराम भाई और नेता बीजेपी बैठे, अगर नाम ले दूंगा तो आग लग जाएगी। अरे मेरे से 5 लाख रुपए मांग लिया था, मेरे से एक जमीन के काम पे। इन्हीं के विधायक ने पूछा कितने रुपए की है पंडित जी, तो मैंने कहा भाई साहब 2-2.5 करोड़ का है, बेचारे पूर्व सैनिक हैं, बड़ी मुश्किल से जमीन बेच के लिया। कहा तो अपना क्या होगा, ये मेरे से कहा था। अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं क्षमा चाहता हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए टूट रहे हैं। कैसे घर जाता होगा, कैसे एमपी अपने घर जाता होगा, अपनी बीवी को मुंह दिखाता होगा, अपने बेटे को मुंह दिखाता होगा कि टूट के आ गया, रीढ़ की हड्डी L5 मेरी बैंड हो गई। ठीक है राज भाई, अभी रुकना होगा, मैं बीजेपी के पास चलूं, लेकिन राज भाई भावुक व्यक्ति हैं, वो कह रहे कैसे अपनी बीवी को चेहरा दिखाएगा। अच्छा मान लो जब तक बीवी को चेहरा दिखाने लायक चेहरा नहीं हो जाता तब तक किसी और को दिखा लेंगे, जरूरी तुरंत बीवी को दिखाएं। अम्मा आप भी गजब करते हो, आज के टाइम में सब चल रहा है, आप कहाँ की बातें कर रहे हो? जरूरी बीवी के पास जाएं, पार्टी छोड़ने के बाद 15 दिन बाद चले जाएंगे, कहेंगे मीटिंग में थे। जाने कितनी चेहरा देखने वाले हैं। कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, चल ही रहा है राजनीति में। राज भाई ने एक बात और कही गंभीर, उन्होंने कहा सब भ्रष्ट हैं, गद्दार हैं, तमाम तरह के लांछन लगाए। लेकिन हमको सोचना चाहिए, इंदिरा गांधी ने अपनी मूल पार्टी तोड़ी, उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी ने अपनी मूल पार्टी तोड़ी, संगमा, पवार और तारिक अनवर पार्टी तोड़ के गए। ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं, क्या है इनको बताओ। ममता बनर्जी कांग्रेस तोड़कर आई, ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं, क्या है इनका बताओ। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, दुबे जी कुछ सुधार अपने में भी होना चाहिए। उद्धव ठाकरे से शिवसेना के लोग कहते मिलना मुश्किल था, भगवान से मिलना संभव है, उद्धव से मिलना कठिन है। पार्टी बचेगी? नहीं बचेगी। ममता जी किसी से नहीं मिलेंगी, अभिषेक बनर्जी अब मिलेंगे, अभिषेक कहते हम भी नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले हमारे गार्ड चपरासी से मिलो। पार्टी बचेगी? जिले इलाही मां बदौलत मुगले आजम जहां पनाह, इस अंदाज में पार्टी चलाओगे तो पार्टी कैसे चलेगी? बात कड़वी है, नावेशी को भी सुन रहे होंगे। जहां विधायक नहीं मिल सकता, नेता से सांसद नहीं मिल सकता। एक अनुभव मेरे पास भी है, 1 सेकंड में बता देना, फिर संजय भाई आपके पास आ रहा हूं। एक क्षेत्रीय पार्टी का एक विषय था, मुझे उनके अध्यक्ष की राय उस पर जाननी थी। दुबे जी सुन लीजिए, क्या मैंने उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि तुम तो लखनऊ में हो। बोले भाई साहब मैंने उनसे पूछ के जरा बताओ इस मामले में। क्या 3 दिन लग गए उनको। मैंने क्या हुआ? बोले हमने लिखा दिया कि मिलना चाहते, अभी बुलावा नहीं आया। क्या सच्चा किस्सा है दुबे जी? प्रदेश अध्यक्ष। राज भाई वो पार्टी टूट जाए तो उसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? काहे को परेशान हो रहे हो, लोड ले रहे हो बेमतलब?
आनंद लो, बढ़िया गुलकंद का पान खाओ, मौज लो, कहां चक्कर में पड़े हो? जहां प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा अपने रीजनल पार्टी के अध्यक्ष से, वो पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, पार्टी तो इतने दिन चल गई, यही बहुत है यार। हाँ ठीक। संजय सिंह जी, सारे उंगली आपकी ओर उठ रही है कि ये सारा जो कठपुतली का खेल है इसका सूत्रधार बीजेपी है इसकी, एक। और दूसरा, जो राजभर ने कहा है कि सपा का भी काम पूरा लग गया है, चिट्ठी बन गई है, चिट्ठी दे दी है, लिस्ट तैयार हो गई है, क्या मसला है, क्या सच्चाई है संजय सिंह जी? लोग कह रहे हैं कि 272, दुबे जी कह रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो कह रहे थे 27 तक, मैं कह रहा हूं 31 दिसंबर 2026 बीतने से पहले राज्यसभा लोकसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, और हो सकता है 10-5 फादिल हो जाए। फादिल मतलब एक्स्ट्रा। संजय सिंह जी। जी प्रणाम और सभी को नमस्कार जी। बड़ी जोरदार बहस चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के सबको। लोकतंत्र में ऐसी बहस होनी चाहिए। जहां तक ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान आया है अमिताभ जी भाई साहब, मुझे बचपन की याद आती है, बहुत कम उम्र में था, तो आपको भी याद होगा मोहम्मद अली और माइक टाइसन 2 बड़े बॉक्सर हुआ करते थे, और जो बॉक्सिंग रिंग में उतरने से पहले वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते थे अपने विपक्षियों के ऊपर स्टेटमेंट देकर। और ये होता है, ये राजनीति का भी वही रिंग है। और अभी हम सब ने देखा भी है कि जब वॉर की समय होता है तो हवाई जहाज से भी पर्चे गिराए जाते हैं जनता को समझाने के लिए, बच्चा जरा संभल के रहना, अपनी फौज, तुम्हारी फौज किसी लायक नहीं है। ये साइकोलॉजिकल गेम चलता है। तो राजभर जी माइक टाइसन और मोहम्मद अली की तरह से बहुत अच्छा अपने विपक्षियों को चैलेंज दे रहे हैं और उनको साइकोलॉजिकली मात देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक उनका खेल है। और रही बात जहां तक सपा अभी देखिए आपने, हम सब मालूम है, टूटी, उनके विधायक टूटे। और जहां तक कांग्रेस की बात है अमिताभ जी भाई साहब, मैं याद दिला देना चाहता हूं, आप तो बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपकी तो मेमोरी गजब की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश में थे, तो आपने कहा जिले लाही मुगले आजम, तो जिले लाही मुगले आजम नहीं मिलते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, हेमंत विश्व शर्मा जी जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आज वही इनके हेमंत विश्व शर्मा जी आसाम में कांग्रेस को धूल चटा रहे हैं। तो ये इंट्रोस्पेक्शन इनका है। और जहां तक रही बात अमिताभ जी भाई साहब, वास्तव में जो पश्चिम बंगाल को भाजपा ने फतह किया है वो इंडी अलायंस का सबसे मजबूत किला था, सबसे मजबूत फोर्ट्रेस था, अजय किला था, जिसको मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। बिहार जीता, बंगाल जीता। और हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ये चर्चा आती है, हम लोग जमीन के स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो ये भी चर्चा थी, सपा के मित्र मिलते थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं समाजवादियों में भी, कहते थे संजय भाई साहब अगर ममता जी जीत गई तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को कोई नहीं रोक पाएगा जीत से। अब आप समझ लीजिए ये इंटरलिंक्ड कहां से खेलता। अब आप समझ सकते हैं कि कितना मनोवैज्ञानिक दबाव बना है उसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के ऊपर। एक बात और मैं कहूंगा, हमारे मित्र राज शर्मा जी कह रहे थे, राज शर्मा जी आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मुझे टोकिएगा नहीं क्योंकि आप इंटरप्ट भी करने लगते हैं। एक बार जंगल में अमिताभ जी भाई साहब शेर को लेके एक मीटिंग हुई, कहना यार ये बड़ा मजबूत है, इसको हराएं कैसे। तो लकड़बग्घे सब इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने बंदर को अपना नेता बना लिया। अब बंदर जो है वो पेड़ पे उछल कूद करा, इधर उधर से उधर भागे, डाल पे कूदे कादे। अब बबर शेर ने लकड़बग्घे को पकड़ लिया। अब वो चिल्लाए, बंदर से कहा कि अबे तुझे राजा इसीलिए बनाया था क्या। अब वो बंदर कहे मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, चल कूद तो कर रहा हूँ, मैं क्या करूं। तो स्थिति यही है अमिताभ जी भाई साहब इस समय। मोदी जी बहुत बड़े नेता है, और जो सबसे बड़ी चीज है, वोटर की मानसिकता में बड़ा भारी परिवर्तन आया है 2014 के बाद। और वो देखिए परिलक्षित हो रहा है। इनके समाजवादी के एक अभी सांसद है, मुस्लिम सांसद है, उन्होंने कहा है कि
जहर बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया है, जहरीला नहीं हो गया है। अब वो उसकी सोच बदल गई है कि ये जो सेकुलरिज्म के नाम का ये जो हमें जहर पिलाया जा रहा था, ये हमें जहर नहीं पीना सेकुलरिज्म का। अब हम सनातन के मार्ग पे चलेंगे, हमें देश का विकास चाहिए और ये सनातन के रास्ते से ही देश का विकास होगा। इसमें इनको दिक्कत जा रही है। और वो राहुल गांधी जी का एक जो बयान अमिताभ जी आया था, जिसमें उन्होंने एक अपने जो मोर्चा था जिसमें शायद माइनॉरिटी वाला था, तो उसमें कहा कि नहीं, खुल के नाम लेना है मुसलमानों का, खुल के पक्ष में लेना है। ये आइडियोलॉजिकली जो कांग्रेस कहती है कि हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ वैचारिक लड़ाई दो बिल्कुल उसमें बढ़ चुकी है देश की। एक तरफ सनातन है और एक तरफ सेकुलरिज्म के नाम पर एक मुस्लिम वोट बैंक को अपील करना है। ठीक है संजय भाई। नावेद शिको, आपको आवाज आ रही? हाँ, क्या पश्चिम बंगाल में जो जनादेश आया, सच्ची बात तो ये है, थेतराई कोई कुछ करे, सच्ची बात ये है कि अच्छों के तोते उड़ गए। क्या पूरे देश में? बंगाल में नहीं, बंगाल में तो तोता गिलहरी सब उड़ गए, देश भर में उड़ गए सबके तोते। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जनादेश आ जाएगा। हिंदू पोलराइजेशन भारत के चुनावी इतिहास में फर्स्ट टाइम दिखाई दिया बंगाल ने, और उसने सारे समीकरण, सारे नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। क्या उसके बाद जो शॉकिंग स्टेज है इंडियन पॉलिटिक्स की, अदर देन बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, क्या ये उसका बाई प्रोडक्ट है कि लोग कह रहे भैया मोदी चलो, अब इधर कहाँ कुछ रखा? जब बंगाल जीत गए मोदी तो अब बचा क्या? नावेद शिको। हाँ जी, ये कारण है, बिल्कुल है। और ये लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दल नहीं हरा पाएंगे और कांग्रेस भी नहीं हरा पाई है कई वर्षों से। ये धारणा बन गई है जनप्रतिनिधियों में, अलग अलग दलों के नेताओं में, और उनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है अपनी अपनी पार्टियों में। एक वजह ये है। दूसरी वजह, आपको ये सबको पता है कि परिसीमन के लिए बहुमत चाहिए है और इसके लिए वो खेल शुरू हो गया है, ये बात भी है। तीसरी बात यह है कि क्षेत्रीय दल अपने आप में कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत तेजी से जांच पड़तालें चल रही हैं। हर दल कभी ना कभी सरकार में रहा था या कभी मौजूदा वक्त में है। डर भी है, भय भी है, भविष्य भी अपना देख रहे हैं। और एक जानकारी सबको होगी कि अमित शाह जी रोज, जैसे रोज हम लोग चाय पीते हैं, वो कम से कम रोज 5-7 सांसदों से रोज बात करते हैं। उनका रूटीन प्रक्रिया है, ये मतलब पब्लिक डोमेन पे है। वो क्या करते हैं कि सारे सांसदों को जन्मदिन पर उनको विश करते हैं, कम से कम 5-7 मिनट बात करते हैं। ये रूटीन प्रक्रिया। उनसे रास्ता तो सारे सांसदों का है, सब पूरे देश के हर विपक्षी नेता से उनका रास्ता बना हुआ, बड़ा सकारात्मकता के साथ। उनकी एक स्ट्रेटजी है, बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका असर होगा? कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो इकलौता सही मायने में अगर कहा जाए मजबूत विपक्षी दल है, क्या उसको भी ये लगने लगा है कि हमारा भी भविष्य अंधकार में है? तो ये बात मैं यही कह रहा हूँ कि आने वाले समय में विधानसभा के बाद ये सारी चीजें होंगी। और एक चीज मैं आपको एक खबर के तौर पे बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात गलत हो या सही हो, एक झटका भारतीय जनता पार्टी के पास आजकल उत्तर प्रदेश में है, राम मंदिर को लेकर, वहाँ चोरी को लेकर। तो अगर उनका इरादा 2 महीने बाद यहाँ के सांसदों को तोड़ना है, तो शायद आज तोड़ने की कोशिश करें या उसकी फिजा बना दे ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की। मैं एक जानकारी दे दूं, वो सूचना जो अखिलेश यादव को दी है, वो किसी पवन पांडे या किसी और व्यक्ति ने नहीं दी है कि वहाँ चोरी हुई थी। वो एक उत्तर प्रदेश में सरकार के अधिकारी ने दी है। एक सरकार का अधिकारी यूपी सरकार का अखिलेश यादव के टच में है, और वो उसने कयामत मचवा दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो फर्क बोल रही है, तो पूरे देश में विधायक और सांसद तोड़ रही है, उसके लिए एक उत्तर प्रदेश में बड़ी बदमजगी हो गई है। उस बदमजगी को तो, और हो सकता है आने वाले समय में, अगर मेरी खबर सही है, उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, उसको सजा दी जाए, तो ये बात अभी बहुत दूर तक जाएगी। और इस बात पर पर्दा डालने के लिए भी उत्तर प्रदेश में खलबली मचाना जरूरी है। जी ठीक है नावेद भाई, जांच होगी, जांच होनी चाहिए। और 2 कारण हैं। एक तो
रामलला के दरबार में ऐसा काम हुआ नावेद बाबू, इसलिए सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा सियासी बात कह दूं, ये तो वास्तविक बात कही और सियासी बात भी कह दूं, जो सत्ता में होता है उसके लिए कोई सिर इतना कीमती नहीं होता जो कुर्बान ना किया जा सके। नावेद सिंह का जिस दिन 10-5 बड़े नप जाएंगे मंदिर मामले में, उसी दिन जय जय हो जाएगी। नावेद सिंह को समझ रहे ना भाई, जिस दिन 10-5 नप जाएंगे बड़े, उसी दिन जय जय हो जाएगी। और ये काम भाजपा जानती है कि किस वक्त कब करना है। मैंने ये बात क्यों कही नावेद सिंह को, उसका कारण था 2014 के जब परिणाम आए तो समाजवादी, दुबे जी आप सुनिए, समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक बुलाई गई मुलायम सिंह जी की सदारत में। मुलायम सिंह जी बहुत नाराज हुए, राज भाई आप भी सुनो, बहुत नाराज हुए। इन सब लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताई, अखिलेश जी ने, इन्होंने, उन्होंने, सबने, राम गोपाल ने, शिवपाल ने, जो भी जब जैसा बताए। उनने कहा ये हमको न समझाओ तुम लोग। हाँ, बोले नवीन पटनायक उड़ीसा, जयललिता तमिलनाडु और ममता बंगाल, बोले उनने मोदी का घोड़ा बांध लिया अपने यहां, बोले तुम्हारे बस का नहीं था, ये बोलो ना। तो जिनको मुलायम सिंह मानते थे कि उन्होंने मोदी का घोड़ा बांध लिया, उसमें जयललिता तो खैर गोलोकवासी हो गई, और दो की हालत क्या है, ममता जी और नवीन पटनायक। भाजपा ने वहां भी झंडा गाड़ दिया। इसलिए मैंने कहा ये सनाके वाली स्थिति है। कई बार राजनीति में सनाके वाली स्थिति आती। दयाराम भार्गव, आपके नेता को कोई गंभीरता से अभी लेने को तैयार नहीं, ऐसा माहौल मुझे लग रहा है। जल्दबाजी में बात पतंग उड़ा दी क्या आपने भार्गव साहब? भाई गंभीरता से हमारी जनता, उत्तर प्रदेश की, देश की जनता आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को लेती है। विपक्ष का कोई पार्टी का नेता, सांसद, विधायक, मंत्री पूर्व का ना ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस जनता के बीच में 30 दिन रहते हैं, 365 दिन रहते हैं, जिनके लिए हम चौकी थानों में, न्यायालयों में और हम जगह लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। अंतिम पायदान पे जो बैठा हुआ है, बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं स्वयं का बता रहा हूँ, मेरे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग इस पीले गमछे का जो है मजाक उड़ाने का काम करते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लोग ज्यादा बोलते हैं। मारवर कभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की धरती पे जाइए, जहां माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ में जो शोषित वंचित समाज, आज के द्वारा पीड़ित समाज, समाजवादी पार्टी के द्वारा कुंठित सोच के द्वारा पीड़ित और अंतिम पायदान पे धकेला हुआ व्यक्ति आज माननीय ओम प्रकाश राजभर की राह देखता है, भगवान की तरफ पूछता है। इसलिए जिस थाने चौकी में उसकी सुनवाई नहीं होती है, आज वो जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराने का काम कर रहा है। यह ताकत ओम प्रकाश राजभर पीले गमछे की है। अब बात आती है अमिताभ भाई की। अभी कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि आज जो है सब कुछ नष्ट हो रहा है इनके हिसाब से। मुझे याद है, मुझे जानकारी है, मैं भी गूगल खोल लेता हूँ, आप भी खोल लीजिएगा। कई दफा अमिताभ भाई आपने भी इस चीज का जिक्र करा है। बहरून इस्लाम असम के न्यायाधीश वकील हुआ करते थे। ऐसा गजब कांड महाराज 1951 की गजब कांड है। ऐसा क्या वकील में था, पहले वकालत करी, उसके बाद पार्टी ज्वाइन करा, फिर राज्यसभा सांसद हुआ, राज्यसभा सांसद से हटे तो उसको जो है आसाम का हाई कोर्ट का जज बना दिया। उसके बाद वहां जाते तो 9 महीना पार्टी में रहे, फिर सांसद बना दिया गया। राज्यसभा सांसद के बाद फिर सुन लीजिए पूरी बात जानी चाहिए। उसके बाद फिर जज बना दिया गया। वो विषय आ चुका। ठीक है, अभी रुकना होगा। राज शर्मा जी, फिर वही सवाल, क्या कांग्रेस पर भी खतरा आ सकता है? ये जो सुनामी चल रही है क्षेत्रीय दलों के मोहल्ले में ही रुक जाएगी या कांग्रेस की पुरानी हवेली तक भी आएगी? मेरा ये मानना है कि आंखें बहुत दूर तक नहीं देख पाती, और अगर हम ज्यादा दूर तक देख रहे हैं तो वो भी गलत देख रहे हैं। अभी आंखों की जहां तक दिखावा जा रही है वहीं तक देखिए। अब आ जाइए दूसरी बात में। भार्गव जी, तनिक थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 51 की बात ना करें, आप बात वर्तमान की करिए। आप ही के पीले अंगोछे को दरोगा ने पीट के भगा दिया था।
और एक और दूसरे तो आज मैं बहस के मुद्दे में नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ भाई, थोड़ा शांत रहने दो, आज शांत रहने दो भाई। मुझे फिर मैं कह दूंगा, मुझे एमपी एमएलए से आज आप बोलोगे मैं रुक जाऊंगा, आप बिल्कुल चुप हो जाओ। आज मैं आपसे बहस करने, देखो भार्गव भाई प्लीज कह रहा हूँ, एक और बात अच्छा दिखा दिया, देखो मैं समझ जाऊंगा, आपकी गलती नहीं, आपकी गलती है ही नहीं, आपकी गलती है ही नहीं, आप पार्टी ऐसी है, आपकी बेकार की बातें कर रहे हो, आपकी उनके फिर आप बीजेपी के बहनोई क्यों बन रहे हो, आप क्या हो बीजेपी में, 2 मिनट में अभी योगी जी हटा देंगे, चक्कर मारोगे आप, मारोगे, अब तो जेबर जाया करोगे, अब तो जेबर जाया करोगे, बेकार की बातें करते रहते हो, उनकी भी हेल्पलाइन बुलान पड़ गई, उनकी भी हेल्पलाइन बुलान पड़ गई, एमएलए एमपी ही अपनी इम्यूनिटी डाउटफुल कर रहा है, आपको शर्म नहीं आती, आपका नेता टाइसन लोगों की जो चौकी थाने में आप लोग आपके नेता चौराहे पे खड़े हो जाएं, चलो आपके नेता सिर्फ हमसे एक चीज में आगे बन गए, किसी चीज में नहीं आगे, थोड़ा चेहरे पे गुस्सा मत लाया करो, थोड़ा मुस्कुराया भी करो भाई, अरे भैया दादा थोड़ा मुस्कुराया भी करो, अब अपना घर बचाओ, अरे पहले मेरी बात सुनो, ये भी कहावत है, ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी रोकूंगा और भार्गव जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को दुबे जी के पास चलूंगा। दुबे जी, ये सच है कि केवल भाजपा का शोर मचाने से क्षेत्रीय दल सुरक्षित नहीं होंगे, उनकी लीडरशिप को भी अपने चाल चलन में परिवर्तन करना होगा, नहीं करना होगा ना? सब मिलके भाजपा भाजपा चिल्लाते रहो, पार्टी टूटती रहेगी। दुबे जी, एक चीज बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके हिसाब से जी, कि उन्होंने ये एक सिस्टम बना लिया है कि जितने भी मंत्री या नेता जो अपने आप को नेता समझ रहे हो, भले ही वो सांसद ही हो लेकिन अपने आप को नेता समझ रहे हो, उनकी कुंडली वो अपने पास रख लेते हैं ताकि वक्त आने पे वो उसका यूटिलाइज करें। आज ये पैटर्न चल गया है और ये पैटर्न जो है वो निश्चित तौर पे खतरनाक साबित होता है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं, लेकिन कल ये देखना आप कि इस तरीके का, देखिए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं तभी हम अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टियों को तोड़ो। और जो ये लालची प्रवृत्ति के लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, जैसा राजभाई ने भी बोला है, उन्होंने उस शब्द को बड़े सोफिस्टिकेटेड शब्दों से सम्मानित कर दिया, लेकिन हकीकत में वो ही चीज है कि जो एक या तो उसको कहें कि डर कि हमने कुकर्म किए और अब हमारे ऊपर तलवार लटक रही है तो हम उसके प्रेशर में आ जाएं, या जो हमें पैसे का लालच है कि साला 5 साल के बाद हमारा क्या होगा, उन्होंने कहा साला 15-20 करोड़ मिल रहे हैं तो लेके बैठ जाओ। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति हो गई है वो निश्चित तौर पर राजनीति, स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। आप मानो या ना मानो वो शायद आपकी मर्जी है। सारी बात ठीक है दुबे जी, लेकिन मैंने जो एक प्रश्न पूछा, आपकी बात मान ली, मैंने जो प्रश्न पूछा, क्या क्षेत्रीय दलों के मुखियाओं को अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, ऐसा मान के चल रहे हो? अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही जैसा आप भी बोल रहे हो, बता रहे हो, तो निश्चित तौर पर उनको इस बात को सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए एक पहलू वो था और एक पहलू अपने आप में भी झांकना पड़ेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ही व्यवहार हमें हमारे लोगों से दूर कर रहा है, वो भी एक पहलू हो सकता है, उसमें कहीं कोई दो ठीक है दुबे जी, बिल्कुल ठीक। इसीलिए मैंने एक उदाहरण देके बताया कि एक रीजनल पार्टी का हेड और उसका स्टेट हेड 3 दिन मिल नहीं पाया। ऐसे पार्टी चलाओगे और फिर कहोगे पार्टी टूट गई, भाजपा ने तोड़ दी। अरे भाजपा नहीं, आपकी पार्टी टिकी है तो समझ लो आपके भाग्य से टिकी, वरना उसको टूट ही जाना चाहिए। नेता का दरवाजा खुला रहना चाहिए भैया। आप खिड़की दरवाजा रोशनदान सब बंद करके बैठे हो, वही 4-6 लोगों में घेरे हो क्या?
वही आपको दुनिया दिखा रहे हैं। जिसे वो नहीं पहले मेला में बाइस्कोप होता था, ऐसे करके देखते थे, वैसे पार्टी चला रहे हो भैया। ठीक। संजय सिंह, क्या कांग्रेस को भी ऐसा खतरा हो सकता है भविष्य में? अभी तो रीजनल वालों का टाइम चल रहा है मेरे ख्याल से, क्या कांग्रेस की भी ऐसी फिल्म बन सकती है, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है? भाजपा को क्या लगता है? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस की जहां तक बात है, मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया था आपको, तो राहुल गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस कहाँ क्या है सब देख रहे हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं। फिर वही वाली बात है, मेरे भी कई मित्र हैं कांग्रेस के अंदर, व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है। उनका एक नेता की बात करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे आप। नहीं गलत बात बिल्कुल नहीं। धमकाओ नहीं राज भाई धमकाइए नहीं, आपके धमकाने से देश नहीं रुकने वाला है। आप बहुत धमका तो आग लग जाएगी। एक मिनट राज भाई, उनकी बात आ जाए जी। हाँ, आप चुप हो जाइए राज भाई। हम आपके इतने बड़े चाटुकार दरबारी मत बनिए राहुल गांधी के। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, रही बात लीडरशिप की, जहां तक बात है, अभी इन्हीं के आसाम में एक सांसद टूट गए। आसाम में आप सभी जानते हैं, टूट गए, एक सांसद टूटा है इनका। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की लीडरशिप इतनी सक्षम है कि कांग्रेस को खड़ा दे पाए? हर जगह तो कंधे पे सवार है राहुल गांधी जी। सिर्फ अब देखिए, केरल में जहां जीते हैं वहां भी इनको सरेंडर करना पड़ा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सामने। तो कांग्रेस की स्थिति ये बन चुकी है। अब वो वाली कांग्रेस नहीं रह गई अमिताभ जी भाई साहब, जो जवाहरलाल नेहरू की थी, इंदिरा जी की थी, या थोड़ा बहुत राजीव गांधी जी की थी। अब ये इटालियन कांग्रेस है, इसमें वो दम नहीं है। ये तो बस अब किसी नाम पर चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत लंबा सरवाइव भी कर पाएगी। ये सर्वाइवल का मामला है कांग्रेस का, टूटने का नहीं। कांग्रेस के अस्तित्व की बात है। अब इनका अस्तित्व खाली इसी गांधी परिवार के नाम पे बचा हुआ है। आज इस सो कॉल्ड गांधी परिवार को माइनस कर दीजिए, कांग्रेस खुद ही टूट जाएगी। इसीलिए मजबूरी में इस इटालियन गांधी परिवार को कंधे पे लादे घूम रहे कांग्रेस वाले। किसी तरह कांग्रेस बची रहे, ठीक है संजय सिंह, नाम बचा रहा है कांग्रेस का। अब समय समाप्त हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो पार्टियां टूट रही हैं और जो लोकसभा का अंक गणित बदल रहा है ना तेजी से, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए और मार्क कर लीजिए दिमाग के किसी कोने में। 90 दिन के भीतर, दुबे जी मेरी समझ ये करिए, 90 दिन के भीतर मेरी बात आपको जमीन पर सच होती दिख जाएगी। विद इन 90 डेज लिख लो सब लोग। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी का प्रबंध। और एक बात और जान लो, 2/3 मेजॉरिटी 543 में नहीं चाहिए हर वक्त। लोकसभा में उपलब्ध सदस्यों के बीच में 2/3 मेजॉरिटी। दुबे जी इसका अर्थ तो आप जानिए क्या? भाई दुबे जी से हमने कहा कि तुम हमारे पक्ष में वोट करो, बोले ना भाई साहब उधर मुश्किल हो जाएगी। तो बोले तुम अस्पताल में तो हो सकते हो भर्ती, बोले हाँ औसो हो जाएंगे। क्या ये तो आप जानते ही हैं, तो बहुत सामान्य, कोई मैं गुप्त बात नहीं बता रहा हूं, ये भारतीय राजनीति का बहुत सरल उपाय है। ठीक, अभी हमारे राज जी कई कांग्रेस के पुराने उदाहरण बता रहे थे नैतिकता के, शायद वो नरसिंह राव जी को भूल गए। नरसिंह राव जी ने सबकी फाइलें भी रखी अपने पास। क्या वो बोलते कम थे लेकिन फाइल दिखा देते थे बुला के, पवार को, अर्जुन सिंह को, माधवराव को, सब बिल्कुल सीधे हो जाते थे। क्या और वो अल्पमत सरकार बनाई दुबे जी, तब आप नहीं बोले। और जब वो गए, सरकार कार्यकाल खत्म हुआ तो सुपर डुपर बहुमत वाली सरकार थी। क्या अजीत सिंह तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, वो तोड़ दिए, जेएमएम वालों को खरीद लिया, मार गंद मचा दी थी। तब आप लोग नहीं बोले मुलायम सिंह। अब आपको नैतिकता याद आ रही। देखिए अमिताभ जी, नैतिकता भी कोई चीज होती है। क्या छोड़ो, नैतिकता तो गई मूंगफली खाने। अब मेरी बात समझ लीजिए, 90 दिन के भीतर तस्वीर बनेगी परिसीमन के लिए। और परिसीमन कितनी खतरनाक मसला है आप विपक्ष के लिए, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। असम में सीटें नहीं बढ़ी विधानसभा की। दुबे जी सुन रहे? सीटें नहीं बढ़ी, सीटों का रीअलाइनमेंट हुआ केवल। क्या सीटें भी नहीं बढ़ी? इसमें जो परिसीमन होगा उसमें सीटें बढ़ेंगी 260 के करीब, उसमें अलाइनमेंट बदला।
और सब साफ हो गए। क्या बदरुल कौन थे, बदरुल वो कांग्रेस, गोगई और फलान और ढिकान, सब साफ, हम साफ हो गए। बस ऐसे था पहले, ऐसे कब था, फिर ऐसे कर दिया। क्या कब वही रहा, उतने में तो बेसमेंट में गिरे जाके। और वो लोकसभा का जो परिसीमन होगा राज भाई, उसमें सीटें बढ़ेंगी, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि कुछ पूछो ना कैसी व्यवस्था हो जाएगी। सुरसुरी हो जाएगी बदन में दुबे जी। और एक बात और बता दें, मालूम होगा अभी तत्काल दिमाग में नहीं होगा आप लोगों के, लेकिन पता तो होगा, विद्वान लोग हैं। परिसीमन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुंसिफ कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो मालूम है। परिसीमन आयोग के विरुद्ध कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकते, एक। और परिसीमन आयोग ने जो तय कर दी सीटें, उनमें बढ़ाना घटाना कोई विधानसभा, कोई लोकसभा, कोई राज्यसभा, कोई संसद नहीं कर सकती। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। 90 दिन में भगवान के आशीर्वाद से सारा काम हो जाएगा दुबे जी। उसके बाद लड़ो चुनाव, आओ। क्या आप चौगुर्जी से जीत रहे हो ना इटावा में? क्या चौगुर्जी लग गया मैनपुरी में, क्या करिएगा? मसाल जुलूस निकालते घूमना। जसवंत नगर से लीड ले रहे हो, ठीक है, जसवंत नगर दाएं बाएं हो गया तो क्या, कहां जाओगे? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा। वहां मुस्लिम बहुल सीटें 9 कम हुई असम में, रीअलाइनमेंट ऑफ पॉपुलेशन से राज भाई 9, और 9 सीटें बढ़ी दलितों की। उतने में कांग्रेस और वो दूसरे थे जो बदरुल इस्लाम क्या नाम था उनका, वो दोनों -B2 में गिरे जाके। क्या सिर्फ इतना हुआ, मुसलमानों के डोमिनेशन वाली 10 सीटें कम हो गई और वो 9 सीटें, और वो सीटें दलितों के डोमिनेशन में चली गई, आरक्षित सीटें बढ़ गई। दुबे जी बड़ी कठिन है डगरपन घट की। एक छोटी सी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा कि एक आदमी के घर में दादी मर गई, दादी नहीं रही। सुन लो भैया संजय जी, नावेद भाई आप सुन रहे हैं ना? तो रो रहे थे वो, चुप्पी नहीं हो। राज शर्मा गए, राज भाई समझदार आदमी, अरे बोले यार तुम भी गजब कर रहे हो, 100 साल की अम्मा थी चली गई तो मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, बैंड वालों को बुलाओ, रोना चिल्लाना मचाओ, ये तो खुशी की बात है, अम्मा मुक्ति। उनने राज शर्मा के कंधे पर एक मारा मुक्का। अरे बोले कौन रो रहा है अम्मा के लिए, दादी के लिए? मौत ने दरवाजा देख लिया है, अब जवान को लेने आएगी तो कैसे बचेंगे? बोले दादी के लिए कौन बेवकूफ रो रहा है? अभी तो पार्टियां टूट रही हैं। इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे परसीमन होता है क्या? क्या ये तो बच्चे हैं अभी खेल रहे हैं, अभी दादा आएंगे जिनका नाम परसीमन है। क्या वो पूछेंगे कितने आदमी थे रे कालिया? वो आने वाले परसीमन दादा, वो भी बिल्कुल अपना गेटअप वेटअप तैयार कर रहे हैं। मैंने असम का उदाहरण दे दिया भाई साहब। क्या असम फार्मूले से डरो, असम में आधा फार्मूला लगा तब ये हाल हो गया, इसमें पूरा लगेगा। दुबे जी सच्ची कह रहा हूं। क्या और कहीं उसकी मुकदमा नहीं कर सकते आप, कोई लोकसभा राज्यसभा उसको बदल नहीं सकती। क्या जो हो गया फाइनल वो हो गया फाइनल। जसवंत नगर इधर से उधर हो गया तो चाचा के तो गई सीट शिवपाल जी की, समझ रहे हैं ना? और दूसरा मैदान खेती के लिए तैयार करने में कई पीढ़ी लग जाती है, तब है ना 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। वो ओम प्रकाश राजभर की सीट का थोड़ा डायमेंशन बदल दे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। किसी का बदल दो, नेता का नाम छोड़ो, किसी का बदल दो। क्या अमेठी रायबरेली में थोड़ा 4 गांव का परिवर्तन हो जाए ना राज भाई, पूरा अर्थमेटिक बदल जाएगा 4 गांव में। दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा? और सबको मालूम है कि किस गांव में किसकी पकड़ है, ये तो सबको पता है ना।
तो अभी से व्रत रहना शुरू कर दीजिए, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, तांत्रिक ओझा से झाड़ फूंक कराइए। परसीमन वाले बाबा आए उससे पहले इम्यूनिटी बढ़ाइए, शरीर में कुछ जान पैदा करिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीआर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीआर मसाला।